नमस्कार प्रशिक्षुओं, सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे जिससे कि और प्रशिक्षु जो हैं हमारे जो बिछड़े आ रहे हैं वो जुड़ सकें भाई। देखिए यहाँ से आपको एक तरह से सिलेक्शन का राह दिखाया जाता है और सिलेक्शन का राह वही बच्चा पकड़ पाएगा दोस्तों जो कंटिन्यूटी बना के रखेगा। जितने प्रशिक्षु पिछले क्लास को रिवीजन नहीं कर रहे हैं वो रिवीजन कर लें। हिंदी का फुल पूरा एकदम बेसिक से लेकर दोस्तों निचोड़ दे दिया गया है बेसिक क्लास उसका। फिर उसके बाद लगभग 12-13 टेस्ट हो गए हैं टॉपिक वाइज। चलेगा वो भी टॉपिक वाइज चलेगा जो बचा हुआ है, लेकिन अभी तो हम थोड़ा सीडीपी भी कवर कर लें, कम से कम नहीं तो 20-30 सीडीपी का टेस्ट कर लिया जाए। फिर इसके बाद तुरंत दौड़ लगाते हैं, दोनों को एक एक करके करते हैं, एक दिन सीडीपी एक दिन हिंदी, इस तरह से भी चलने लगेगा। और उधर सुबह वाले में दोस्तों इन्वायरमेंट चल रहा है 3 दिन और 3 दिन आपका मैथ चल रहा है। तो आज इन्वायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था साथियों। मेला त्योहार दोस्तों यहाँ से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनते हैं आपके सारे एग्जाम्स के लिए, जितने भी सीडी आप चाहे यूपी टेट दीजिए चाहे सुपर टेट दीजिए। बहुत ही आनंद के साथ आप देखिएगा दोस्तों। वो 2021 के जितने भी उत्सव हुए हैं, महोत्सव हुए हैं अलग अलग राज्यों में जिनका आयोजन हुआ है वहाँ पर वो दिया गया आपको, तो देख लीजिएगा। और यह क्लास आपका सीडीपी का होता है। डेली टेस्ट इसमें लेते हैं, फुल टेस्ट 30 नंबर के। तो आप लोग लास्ट में जरूर बताएंगे आपने कितना स्कोर किया है साथियों। तो चलिए एक बार शेयर करके आ गए होंगे आप लोग भाई, एक दो बार और बीच में शेयर कर दीजिएगा। देखिए हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ उनके तक ये वीडियो पहुंचाना जो प्रशिक्षु आना चाहते हैं दोस्तों प्लेटफॉर्म पे, लेकिन वो अब प्लेटफॉर्म उनको मिल नहीं रहा है। तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे दोस्तों उनको लाइए और उनको बताइए कि यहाँ पे क्लासेस चलते हैं, है ना। जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो एक्यूरेट आते हैं, डायरेक्ट फंसेंगे आपके एग्जाम में दोस्तों। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हम नीचे पिन कर देंगे टेलीग्राम का दोस्तों लिंक, आप ज्वाइन हो जाइएगा। अभी कुछ देर में पिन हो जाएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों, है ना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन का जवाब फटाफट आप लोग दीजिए दोस्तों। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है। दोस्तों संवेदनशील अवधि की बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो बता देंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था। दोस्तों प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होता है वही हमारा क्या होता है, सर्वाधिक संवेदनशील होता है साथियों। तो याद रखना इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, हमारा बी होगा। दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक की जो बुद्धि होती है बहुत ज़्यादा विकास होता है, वृद्धि होती है उसमें, और शिक्षण सबसे अधिक प्रभावित करता है। वही वही पोजीशन जो होता है हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था दोस्तों, यह शिक्षण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यानी कि हमें सीखने की ललक बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी चीज़ का। जैसे कोई बच्चा अगर उसी समय, जैसे जर्मनी वगैरह में क्या होता है कि वहाँ पर जो बच्चे होते हैं जो जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उनको स्टार्टिंग से उसी डायरेक्शन में लगा दिया जाता है। और यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, माँ बाप बोलते हैं सिर्फ हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, क्योंकि वो देख लेते हैं कभी कोई बच्चा गाड़ी लेकर खोलने लगता है, कोई बच्चा आला लेकर लगाने लगता है, मतलब इस तरह से वो बताते हैं। तो आप समझिए, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सर्वाधिक संवेदनशील अवस्था इसे ही माना जाता है बालक यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था को साथियों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट। इसका पूरा फुल एक्सप्लेनेशन दोस्तों आपको मिल जाएगा पीडीएफ, घबराइए मत, बस आप लोग देखते चलिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए भाई। डेली आइए आप लोग, ठीक है। जितने पिछले टेस्ट हुए हैं कर लीजिए, ये आपका चौथा टेस्ट है और पिछला 3 टेस्ट आप कवर कर लीजिए। और बाकी हम लोग हिंदी में बहुत सारे टेस्ट कर लिए, मैथ का पूरा बेजोड़ तरीके से। मैथ अगर उतना पढ़ लोगे ना तो 30 में 30 लाने से कोई माइकलाल नहीं रोक सकता आपको। 30 में 30 लाओगे, ये फुल गारंटी हमारी है। आकर बोल जाना सर हमने एक क्वेश्चन छोड़ कर आया। दोस्तों देख लेना, वही क्वेश्चन पढ़ाया गया है डिक्टो वही फंसेगा भैया, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक व्यवस्था है। तो बताइए इसमें से क्या है, क्या प्रसुप्त व्यवस्था है, क्या सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है, क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, क्या उद्योग बनाम अधीनता अवस्था है। बताइए क्या है दोस्तों। कोलबर्ग के अनुसार अगर देखें तो नैतिक विकास की जो प्रस्तावित अवस्थाएं होती हैं दोस्तों वह सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास अनुबंधन अभिविन्यास रूढ़ी से ऊपर चढ़कर नैतिक चिंतन के अंतर्गत आता है ना। तो इसका मतलब यह क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों होगा प्रसुप्ति। एक मिनट सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास होगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, बी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा साथियों कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। भले ही आप गलत आंसर दे रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, लेकिन वहाँ पे गलत मत करिएगा। जो सामने एक बार आपने गलत कर दिया मान लीजिए, लेकिन कोशिश करिएगा कि अब यह सामने आ जाए तो इसको हम बिल्कुल भूखे हों उसके लिए खा जाएं इसे, बिल्कुल इस तरह से पढ़ाई करो भाई। चलो अगला दोस्तों, घबराओ नहीं, मिक्स बहुत जल्द लाने वाले, बस पहले टेस्ट कम से कम हम 50 तो कराने वाले हैं टॉपिक वाइज, फिर उसके बाद दोस्तों मिक्स लाएंगे सारे सब्जेक्ट का। इस संडे को मतलब कल आपका दोस्तों एक फुल टेस्ट हम करेंगे जो पिछले साल का 2018 या फिर 2017 को जो आया था आपका पेपर पूरा आपका यूपी टेट का पूरा फुल उसका टेस्ट लेंगे कल। सभी लोग आएंगे, 12 से 1 बजने के बीच होगा, ठीक है। बताइए, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। देखिए लड़कियों की तुलना में
लड़कों पर अधिक ध्यान देना। ये किसका उदाहरण है भाई, किसने कहा था दोस्तों, यह डायरेक्ट आप याद रखो इसे, जेंडर पक्षपात इसे कहा जाता है भाई। जिसे क्या कहते हैं, जेंडर पक्षपात कहा जाता है। मतलब कि होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि या फिर लड़की की तरफ झुकाव उनका ज़्यादा हो जाता है, उन्हीं की तरफ बोल बोल के पढ़ाने लगते हैं, या फिर उन पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जो कि लड़कों पे ध्यान देने लगते हैं दोस्तों। इसे कहते हैं लैंगिक असमानता, यानी बालक तथा बालिकाओं के मध्य व्याप्त लैंगिक असमानता से यह आशय रखता है, यानी कि यह जेंडर पक्षपात होगा। राइट आंसर आपका। जेंडर पहचान नहीं, जेंडर संबद्धता नहीं, और जेंडर समरूपता नहीं। क्या होगा, जब जेंडर समरूपता कब होता है, जब वो दोनों तरफ बराबर ध्यान देता है या फिर दोनों को लेकर चलता साथ, तो ये हो जाता है जेंडर समरूपता, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिशुओं बस आप लोग देखते चलिए, और फोड़ना फोड़वाना कैसे फोड़ेंगे वह सारी चीज़ें हमारे पे छोड़ दीजिए, आप खुद फोड़ के आओगे, देखना। बोलोगे सर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, बस आप डेली रेगुलरिटी बनाए रखो। चलिए थोड़ा सा स्क्रीन छोटा पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस बताइए आप। इसका राइट आंसर बताइएगा। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है, बताओ। अभी तो बताया गया कौन सी पद्धति प्रभावशाली, उसमें क्या बोला गया था, जो मतलब शिक्षक है कोई लड़कियों की तुलना में लड़कों की तरफ अधिक ध्यान देता है, या फिर लड़कों की तुलना में लड़कियों की तरफ अधिक ध्यान देता है, तो इसे कहते हैं जेंडर पक्षपात। लेकिन इसमें क्या बोला गया है, बच्चों में जेंडर की रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली होती है साथियों। तो इसका राइट आंसर भी ए ही होगा, क्योंकि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा हो रहा है दोस्तों इसमें, है ना। प्रभावशाली है, यही तो है भाई, यही तो आपने ऊपर पढ़ा, बिल्कुल यही पढ़े ना। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली होती है, तो बता देंगे जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, यही तो होता है भाई, पक्षपात। चलिए, जैसे होता है ना घर में, कभी कभी होता है ना, मम्मी या फिर पापा, भैया या फिर दीदी का जब साइड लेने लगते हैं, तो आप खुद बोलते हो, आप खुद बोलते हो कि बहुत उनका साइड ले रहे हो। या फिर कोई मान लीजिए सिस्टर है, अगर सिस्टर गलती करती तब भी लड़के ही डांटे जाते हैं घर में, यह जनरली होता है, सबके घर में होता है, और ऐसा माँ बाप करते हैं क्योंकि लड़कियों को कमज़ोर समझते हैं। लेकिन लड़कियां कमज़ोर नहीं होती भाई, इतना समझ लेना। जितनी भी लड़कियां जुड़ी हैं यहाँ पर, और जितनी भी लड़कियां बाद में देखेंगी क्लास को, वो बहुत ही प्रभावशाली लड़कियां होती हैं। पता है, जो लड़कियां पढ़ रही हैं वो समझ लो महान शक्तिशाली हैं भाई। और जो लड़कियां यही सोचती हैं और अलग काम में उनका मन लगता है ना, वो बेकार होती हैं। ऐसी कोई लड़कियां होना नहीं चाहिए भाई। देखो, लड़कियां सबसे ज़्यादा इस समय देश की प्रगति कर रही हैं, आप खुद देख लो, खेल के क्षेत्र में देखो, हर क्षेत्र में देख लो, उठा कर देख लो भाई। तो याद रखो, लड़की ही लड़के से कम नहीं है आज के युग में भाई, है ना। चलिए इसका प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा भाई, सभी बच्चे बताएंगे भाई। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया था, बता दीजिए भाई। पांचवें का राइट आंसर क्या होगा, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया था भाई, देख लेना। क्योंकि दोस्तों यह हमारा मनोविज्ञान है, और बाल विकास मनोविज्ञान मतलब समझते हो, दिमाग का उपज होना। और अगर आप जितना आप दिमाग लगाओगे, जितनी बार पढ़ोगे, अगर एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, उस पूरे थ्योरी को आपके दिमाग में घर कर जाएगा। और ये हार्ड नहीं होता है, बहुत जो बोलते हैं हार्ड होता है। हार्ड तब लगता है आपको जब आपका दिमाग नहीं चलता है। जितना तेज मैथ में दिमाग लगाते हो ना, बस उतना ही तेज, उससे थोड़ा सा कम ही लगाओगे, यहाँ पर सारी चीज़ें मामला फिट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सोचना है बस। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लेव वाग्योट्स्की। दोस्तों इन्होंने बोले थे लेव वाग्योट्स्की, इनका नाम था। यह दोस्तों सोवियत संघ के वैज्ञानिक थे, मतलब कि जो आज का रूस है। दोस्तों रूस कब विघटित हुआ था बता देंगे, 1992 में दोस्तों विघटित हुआ था। यह दोस्तों इसमें जो 15 देश बने थे भाई, 15 देश बने थे, साथ में याद रखना। यह पूरा दोस्तों जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ये दोनों एक अलग ही विचारधारा के थे। यही दोनों विचारधारा दोस्तों देश को पूरा तीसरे विश्व युद्ध कहा जाता है। यह विचारधाराओं का युद्ध था, 1992 वाला काल, या फिर जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है 1944 के आसपास में, तो उसके बाद हमारा दोस्तों विचारधाराओं का युद्ध चलता है रूस और अमेरिका के बीच में, यानी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में चलता है ना। तो यह दोनों लोग अलग अलग विचारधारा के थे, अलग अलग इनका दोनों लोग का राह जो अलग अलग था। दोनों एक लोग दोस्तों एक दूसरे से कम नहीं थे। यह कुछ करता था तो वह भी अपना मतलब कि पूरा जान झोंक देते थे कि यह कैसे कर लिया। मतलब इसे कहा जाता है प्रगतिशील, मतलब एक तरह से प्रगति होना दोस्तों वर्ल्ड पूरी तरीके से प्रगति के कगार पे आ गया था दोस्तों इन दोनों देशों के कारण। आज देख रहे हो यूरोप की स्थिति क्या है, सबसे आगे भाई, चाहे जिस भी फील्ड में देख लो, उस पर अगर 1% भी कोई बढ़ोतरी होती है, क्योंकि वो विकसित देश है। विकासशील तो हमारा भारत है, विकासशील के कगार से भी नीचे का लो, लेकिन विकसित हैं वो सब सारे देश। वहाँ पे जेंडर की पक्षपात होती ही नहीं है ना, कुछ नहीं दोस्तों, वहाँ पे जेंडर का पक्षपात बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ पर खाने पीने भूखमरी की नामो निशान नहीं है।
है ना। इस बार जो जेंडर गैप आया था, वहाँ पर जेंडर गैप उन लोग को रखा नहीं गया था जेंडर गैप में। भुखमरी जो आया था दोस्तों, अभी हम लेंगे, क्योंकि ये आपके CDP या आपके इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में आता है, जितने भी इंडेक्सेस होते हैं हम लेंगे, पढ़ाएंगे। जो दोपहर वाली क्लास चलती है तो उसमें जरूर पढ़ाएंगे दोस्तों, तो उसको आप जरूर लिया करें, ये सारी चीज़ बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो गया पांचवे का? बी भाई। चलिए, बिल्कुल ना घबराओ, बस विश्वास के साथ जुड़े रहना। देखना, यस सर, या अगर विश्वास बना रहे हो, भैया कह रहे हो ना, भैया हैं तो याद रखना सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी आपकी। बस आप लोग जुड़े रहो, हमारा एक कोई सा वीडियो इतना शेयर करो दोस्तों ना, कि बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएं। बस इससे कुछ नहीं लेना देना है, ना इससे हमें कोई हानि होगा, नहीं लाभ होगा भाई। देखो, लाइक करने से, शेयर करने से सिर्फ हमें ये पता चल जाता है कितने बच्चे शेयर किए हैं। पर डे हम बता रहे हैं दोस्तों, बस 5 या 6 बच्चे शेयर करते हैं, इसके सिवा कोई नहीं शेयर करता है ना, कोई नहीं शेयर करता है। और शायद 5 ही बच्चे, 6 बच्चे लाइव हमेशा रहते हैं। इसके ऊपर एक बच्चा ने बोला था सर 500 लाएंगे लाइव, कहाँ आया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बस क्लास लेना है, हमें डिमोटिवेट नहीं होना है बस। आप लोग की मर्जी है, आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग से के साथ जो होंगे प्रशिक्षु, उनको आप जरूर जोड़ोगे। बताओ, जिगसॉ पहेली को करते समय, जिगसॉ पहेली एक है दोस्तों, उसको करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। मतलब कि वह एक पहेली सॉल्व कर रही थी दोस्तों। इस प्रकार की वार्ता को वाग्यौत्सिकी किस तरह से संबोधित करते हैं दोस्तों? आप ही लोग देख लो, पहेलियाँ खेलते हो ना, उसमें नीला रंग खोजते हो, या फिर कोई चीज़ जैसे कि सुडोकू वगैरह हो गया, उसको सॉल्व करते हो। ये पहेलियाँ, जो पहेलियों पे वार्ता होता है आपस में, उस प्रकार की वार्ता को दोस्तों वाग्यौत्सिकी किस प्रकार से संबोधित करते हैं? यानी कि छठे का जो राइट आंसर होगा साथियों, इसमें देखिए पहले दिया व्यक्तिगत वार्ता होता है, खुद से आप पूछते हो भाई। देखो, कोई काम करने जाते हो आप, अपने विचार से सोचो कि आपका मान लीजिए पेपर में बैठे, तो हम तो पता है जब पेपर में बैठते हैं कभी, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अपने आप को सांत्वना देते हैं, हे प्रभु हमें घमंडी मत बनाना, हे प्रभु हमें इतना इंटेलिजेंस मत बना देना कि हम इन प्रश्नों को गलत कर दें, हे प्रभु हमें इतना विचार देना, इतनी शक्ति देना कि बस उतना ही हमें आए जितना प्रश्न पूछा है, मैं पेपर में पूछा है, पेपर में जितना पूछा गया है। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस ना समझ बैठे हैं, अन्यथा पता है गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप अपने मन को सांत्वना देते हो, और अगर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो अपने मन को फिर सांत्वना देते हो, अरे एक बार रुक जा बस, अगली बार फिर फोड़ देंगे। ये सब सारी चीज़ें क्या है, अपने से बात करना, एक व्यक्तिगत वार्ता है, खुद से बातें करना। यही वागेटस्की का कहना था साथियों, जहाँ पर यह चीज़ें आपको इस तरह से देंगी भाई, लिख कर देंगी, आपको सोचना होगा। ये मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है साथियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। 90 नंबर का मनोविज्ञान आएगा CDP में, सीटेट में। तो इतना इसको शेयर करो साथियों, अगली बार जब आप आप सीटेट में बैठो ना, यूपी टेट तो इस बार फोड़ना है आपको, निश्चित फोड़ना है, क्योंकि यूपी टेट में सिर्फ 30 क्वेश्चन आते हैं मनोविज्ञान और बाल विकास से। लेकिन सीटेट में ऐसा नहीं होता है, सीटेट में 90 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों मनोविज्ञान से। तो इस वजह से हार्ड हो जाता है, इसको बोलते हैं पेडोलॉजी। तो बच्चे कहते हैं हार्ड हो गया, लेकिन कुछ हार्ड नहीं होता है, आराम से दिमाग का एक उपज होता है, सोच लो कर लो। तो आप इतना शेयर कर दो ना, अगली बार जब आप 6 महीने बाद सीटेट दो ना, तो कम से कम 1-2 बच्चा, 5 बच्चा, 6 बच्चा लाइव ना रहे, कम से कम नहीं तो 5000 बच्चे लाइव रहें। इतना शेयर कर दो, इतना प्यार करो दोस्तों, इस चैनल से आपके लिए बनाया गया है भाई। जो चीज़ें आपके लिए पूरा निछावर कर दिया गया, उसको आप प्यार नहीं कर सकते? बताओ, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पढ़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? भाई ध्यान से समझो, बहुत ही एक दिमाग का मतलब कि सोचा समझा साजिश है सर, समझ लो। बस उसको आपको सॉल्व करना है। बता दो, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पढ़ने पर सहयोग भी प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? भाई, उनको संकेत भी देते हो, अगर आवश्यकता पड़ रहा है तो उनको क्या कर रहे हो, सहयोग भी उनका कर रहे हो साथियों। तो यह दोस्तों ढांचा कहलाता है एक तरह से, ढांचा जिसे बोलते हैं ना, ढांचा, ढांचा, निर्माण, है ना, इस तरह से पाड़ इसे बोलते हैं, पाड़, याद रखना साथियों। नेक्स्ट, एक तरह से तकनीक भी होता है दोस्तों, इसे तकनीक भी कहा जा सकता है। मतलब ढांचा निर्माण विकास के संभावित क्षेत्रों से संबंधित प्रत्यय है एक प्रकार से। ढांचा निर्माण एक तकनीक है दोस्तों, जो सहायता के स्तर में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि बोलते हो ना, मार, हम खड़े हैं, तुम इस बंदे को मार। या फिर हम आपसे बोलते हैं ना, बस आप पढ़ो, बस आप पढ़ो, क्या करो, सिर्फ आप पढ़ो, उसके बाद कुछ मत, कंटेंट्स की कोई चिंता ना करो, कंटेंट सारा हम देंगे, बस ये ठान लो सर की सारी वीडियो इतना शेयर करेंगे और इतना पढ़ेंगे ना कि 120 प्लस आना तय है। तो साथियों इसका आंसर बताइएगा, आठवें का पहले आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आंसर हम दिखाते हैं। बताइएगा पहले, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जिन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? बताना इसका राइट आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न है। आठवें का जो राइट आंसर है साथियों, नीचे दिखाते हैं हम आपको ऑप्शन देखिएगा सभी बच्चे दोस्तों। हाँ देखिए क्या पूछा गया था, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जिन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषता करता है, मतलब विशेषित करता है उसे। तो कौन सा इसमें है बताना दोस्तों। पियाजे के अनुसार अगर देखें तो यह पूरा अवस्था बालक क्रिया
प्रदर्शन प्रारंभ करते हैं, है ना, जितनी भी अवस्थाएं होती हैं वो बालक क्रिया प्रदर्शन पर आधारित होता है। यानी कि इसका राइट आंसर साथियों हमको लग रहा है बी होगा, संरक्षण कक्षा समावेशन इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर यही होगा ही भाई, संरक्षण कक्षा समावेशन इसका राइट आंसर होगा। बताइएगा आपका सही हुआ तो बताइएगा, अन्यथा अब आगे पड़ जाए इससे पाला ना तो कभी गलत ना करना, हमेशा फोड़ के आना दोस्तों, क्योंकि अब इससे पाला पड़ चुका है। देखना जितने टेस्ट सीरीज हम लगवाएंगे दोस्तों 50+ अगर लगा के चले जाओगे ना, यहीं से प्रश्न आने वाले। कहाँ से आएंगे भाई? आने वाले 30 क्वेश्चन आप पढ़ के जा रहे हो, 5 3 15, 50 गुणे 30 कर लो, 5 3 1500 क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो। बताओ कौन फोड़ेगा? तुम फोड़ोगे कि वहां पे फोड़ा के आओगे? फोड़ के आओगे भाई, इतना बता रहे हैं 25+ लाओगे। 25+ सारा जो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा होगा ना वो भी 25+ लाएगा भाई। मतलब जो प्रभावशाली होंगे तो लाएंगे भाई, लेकिन जो बिल्कुल सामान्य से भी मंद बुद्धि के होंगे कम से कम वो तो 20-25 तक ला ही देंगे साथियों। इतना अच्छे से पढ़ा देंगे हम, सब कुछ आप पढ़ते चलो बस। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? बता दो भाई। अभी तो ऊपर देखा गया भाई, अभी तो देखा गया, देख लेना दोस्तों, गलत मत करना। स्कीमा बोलते हैं, स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है दोस्तों। स्कीमा जो होती है एक मानसिक की उपज होती है, मानसिकता की उपज होती है, जो व्यक्तिगत विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यित, समझ रहे हो, व्याख्यान उसका करने के हेतु मतलब कि व्याख्यान करने के लिए विद्यमान होता है मस्तिष्क में। उसको क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं साथियों, स्कीमा। दोस्तों एक स्कीमो जनजाति भी होती है, स्कीमो बताना। हमने जनजाति का बहुत अच्छा ट्रिक बना रहे हैं आपको लिए। पूरा भारत में जितनी जनजातियां हैं ना, देखना एक ट्रिक में निचोड़ दे देंगे। यहाँ से प्रश्न ना आ जाए ना, या फिर आ जाए तो आप छोड़ के चले आना, ये आपकी साहस के ऊपर डिपेंड करता है। आप छोड़ोगे ही नहीं, आप बोलोगे अरे 1 नंबर तो सर ने पक्का करा दिया भाई, इस तरह बोलोगे। बस साथ देना, लास्ट तक साथ देना, हम तो अंतिम तक, अंतिम मतलब कि खड़ा रहेंगे दोस्तों, हर वक्त खड़ा रहेंगे। बस आप आवाज़ तो लगाओ, सर कहाँ हो सर, एक क्लास ला दो रात में 12 बजे 1 बजे, जब भी बोलोगे ना, मतलब समझ लो न्यौछावर कर देंगे पूरी 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 क्लास दोस्तों, अपना पूरा टाइम न्यौछावर कर देंगे। बस बस फोड़ के आना पेपर को। 120 जो बच्चा ला दिया भाई, 120 जो बच्चा ला दिया वो समझ लो हमारे लिए बहुत ही प्रिय मित्र हो जाएगा भाई, उसको इनाम भी देंगे बहुत। बस बस आके बोल देना सर आपके क्लास से 120+ लाए हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए भाई? देखिए बहुत अच्छे प्रश्न हैं ऐसे प्रश्न, और हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। इसी 3 में से बता दो, चौथा आंसर देखने की नहीं मतलब है आपको, चौथा देखना ही नहीं, बता देना इसी 3 में से बता दो, बस सी में से ही है। अब आपको 3 ऑप्शन दे दिया गया, बताओ दोस्तों आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप बताओ। विद्यार्थियों के लिए क्या श्रेणी निश्चित करना यह प्राथमिक उद्देश्य होगा, कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, या फिर विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना? भाई देखो बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होते हैं। आप में से खुद ही बहुत सारे प्रशिक्षु हमको कमेंट करते हैं सर हमने सब कुछ करके आया था, लेकिन पता है क्या हो गया सर, कापियां पता नहीं कैसे चेक हुई, हमारा आना चाहिए थी 30 नंबर, आ रहा है 10 नंबर 12 नंबर, फेल कर दिया भाई, 13 नंबर तक नहीं पहुंचाया 25 में। तो इस तरह से प्रशिक्षुओं का मतलब कि इस तरह करते हैं, बल्कि वो बहुत इंटेलिजेंस होते हैं भाई, समझ रहे हो ना? पता है कहाँ गलती हो जाती है? उनकी लिखने की टेक्निक में गलती हो जाती है, उनकी भ्रांतियों में गलती हो जाती है। जो जो थोड़ा-सा दोस्तों नॉर्मल बच्चा होता है, मतलब कि कहा जाता है सामान्य नॉर्मल बच्चा, तो वह अच्छा कर ले जाता है भाई, क्योंकि उसको टेक्निक पता होता है लिखने का। सारी चीज़ें हम बता रखे हैं दोस्तों, एग्जाम अपडेट एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें आकर देख लेना कैसे कॉपियाँ लिखी जाती हैं, किस प्रकार से कॉपियाँ चेक होती हैं। आप खुद देख लोगे, फिर उसके बाद कुछ टेक्निक है हम बताने वाले हैं यूपी टेट से पहले-पहले, किस प्रकार से आप पेपर को सॉल्व करोगे, है ना? तो सारी चीज़ें बताएँगे आपको, ओएमआर शीट को भरना भी सिखाएँगे, ठीक है ना? इसका राइट आंसर भाई बी होगा। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, यह राइट आंसर होगा बी भाई। अगला बताना, बताना भाई, 11वें का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ऊपर करते हैं हम, डी वाला कहाँ गया भाई? तीन ही में से दिखा दें क्या? बताना, तीन ही में से दिखा दें कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बताना, 3 में से अच्छा बता दो, 3 में से ही देखते हैं, 3 में से ही बताओ कौन सा सही है, 3 में से ही बताना आप। दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है ना दोस्तों? सी इसमें से हमको तो कोई नहीं लग रहा है भाई सही है। बताइए बताइए, आप सोचिए थोड़ा सा, क्या होगा भाई इसका राइट आंसर? क्या होगा? क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो हमको तीनों चारों ऑप्शन दिखाना पड़ेगा। थोड़ा सा छोटा करते हैं स्क्रीन को, चारों ऑप्शन आ जाए इसमें। अच्छा एक नीचे है, यहाँ पर है, पहले इसको बताइए। देखिए पहला क्या बोला है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। भाई जन्म के समय बुद्धि निर्धारित हो सकती है? बताओ भाई। थर्म थर्स्टन और कैले ने बताया था कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है। इसमें मानसिक जटिल योग्यताओं का समूह होता है दोस्तों। यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको पहले आंसर दिखाते हैं। राइट आंसर होगा बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यता का एक समूह है। यानी कि राइट आंसर तुम्हारा डी होगा। क्या होगा? डी होगा, यह वाला होगा। थार्ल और कैले और थर्स्टन ने कहा था। लेकिन दोस्तों अगर बात करें हम इन तीनों ऑप्शन की, पहले आप देख लें। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। भैया देखो, बुद्धि अगर निश्चित योग्यता होती तो आप बताओ,
आपका प्रगतिशील प्रगति कैसे होता? आप 5 पढ़ लिए, 5 ही पढ़ने के बाद जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो आगे सीख ही नहीं पाते और दरअसल वो सीखते हैं, वो अपने कामों से सीखते हैं। ऐसा होता है ना भाई, अगर कहा जाता है ऐसे कि आपके पिताजी भैया क्या हैं आपके पिताजी, मान लीजिए एथलेटिक्स हैं, तो आप एथलेटिक्स क्यों नहीं बनते हो? आपके दिमाग में बहुत सारे बच्चे बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, पिता के कहने पे कहे कर्म पे चलते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रशिक्षुओं के जो पिताजी होंगे, खेतिहर होंगे, किसानी होंगे, किसानी करते होंगे, लेकिन आप खेतिहर क्यों नहीं बनना चाहते भाई? आपके दिमाग में क्यों नहीं खेतिहर बनने का है? क्योंकि आपका जो दिमाग है, बुद्धि है, वो जन्म से निर्धारित नहीं है भाई। यहाँ बोला गया जन्म से निर्धारित है, मतलब गलत हुआ कि नहीं भाई? बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया। भाई ये कहाँ से बोल रहे हो तुम? मतलब ये सब कुछ नहीं, कचरा है सब। अगला राइट आंसर आपका क्या होगा? सिर्फ डी होगा, सिर्फ डी होगा भाई। देख लो, बुद्धि आयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है भाई, यही है बुद्धि। जितना चीजें आप सोचोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना परीक्षण करोगे, उतनी चीजें आपके दिमाग में भरती चली जाएंगी। बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना करोगे उतना परफेक्ट बनोगे भाई, बस याद रखना। अगला, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। मौलिक मतलब जो कि मौखिक जो पूछे जाते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है भाई? बता देना। 12वें का राइट आंसर देखो, इन दोनों में से ही बता दो। 3 ऑप्शन देते हैं आपको, एक ऊपर करते हैं ब्रो। 3 ऑप्शन देते हैं, बता देना। 3 में से बता दो, यही 3 में से राइट आंसर होगा। डी देखने की जरूरत ही नहीं है, बताओ। दोस्तों, सृजनात्मक विचारक होता है। देखो, जब आप अपने सोच के आधार पर कोई काम करते हो, जैसे आप सोच रहे हो कि यह काम हमारा तय है, हमें 120 लाना है, 120 के लायक काम तो करो। जब आप सृजनात्मक के अनुसार कोई काम करते हो, मतलब कि सोचे गए विचारों के आधार पर कोई काम करते हो, रचना रचते हो, व्यू बनाते हो, वही समाधान मौलिक होता है। रूही के जो गुण होंगे दोस्तों, वो किससे मिल रहे हैं? सृजनात्मक विचार से मिल रहे हैं, मतलब यही राइट आंसर है। अगला बताना इसका, पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? दोस्तों, इसका कहने का मतलब है, पहले फिर से एक बार पढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में, मतलब कि उनकी मतलब कि भागीदारी नहीं हो पा रही है शिक्षण अधिगम में, तो मतलब कि वो क्या करे, शिक्षक ऐसा क्या करे कि बच्चे पढ़ना शुरू कर दें, बस ये कहना चाहता है। तो बताना इसका राइट आंसर। दोस्तों देखिए, हम आपको यहाँ पे तो बता रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में खुद से समझना होगा। बताइएगा। पहला, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। भाई यह कहाँ कहा है भाई? कोई चाहेगा शिक्षक कि विद्यालय, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो बच्चे विद्यालय बोल दें, उसे छोड़ दो, तुम गधे हो, तुम चले जाओ। ऐसा होता है क्या? कदापि नहीं भैया। उसको तो अब तो कमाई धमाई होने लगी है ना। बच्चे गधे आ जाएं तो उसको तो बहुत अच्छा है, पढ़ाना नहीं पड़ेगा बल्कि और पैसे लेगा ऊपर से, समझ रहे हो ना? तो ये तो गलत है भाई, यह हमारा राइट आंसर नहीं। अगला देखना, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। भाई क्यों स्वीकार कर लें? हमको तो पढ़ाने से मतलब है ना, पढ़ाएंगे हम उसे सिखाने के लिए बुलाए हैं, तो सिखाना है, हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद सी देखिए क्या बोला, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना। भाई यह कहाँ से? यह सब के सब गलत है, गलत व्यू यहाँ पे रखा गया है। डी वाला देखिए, डी वाला इसका मतलब सही होगा तब। डी में क्या बोल रहा है? अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। बिल्कुल भाई, देखिए बच्चा अगर एक तरीके से नहीं सीख रहा है तो उसे ऐसा ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि वह सीख जाए। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि उनको समझ लीजिए कि उनको मतलब कि एक्टिंग करोगे, उनके सामने थोड़ा सा एक्टिविटी करोगे तब समझ में आता है। जैसे कि हम मैप पढ़ा रहे हैं और मैप पढ़ा रहे हैं, सिर्फ बोल के बता रहे हैं कि भारत जो है कि हमारे भारत जो है कि भारत के पड़ोसी में इतने इतने देश है, लेकिन अगर उसको मैप से दिखाएंगे भारत के उत्तर में चीन है, नेपाल है, भारत के पूर्व में दोस्तों बांग्लादेश है और म्यांमार है, भारत के पश्चिम में दोस्तों आपका पाकिस्तान है, उसके बाद ईरान वगैरह ये सब देश आ जाते हैं, खाड़ी देश आ जाते हैं, भारत के दक्षिण में श्रीलंका। अगर ऐसे बताएंगे तो समझेगा ना मैप से, बताओ, उसको समझ में भी आएगा, उसके दिमाग में सेट भी हो जाएगा। तो मतलब ये क्या है हमारा दोस्तों, एक तरह से शिक्षण पद्धति बदलना चाहिए हमें, ना कि बच्चों को बाहर निकलना चाहिए, ना कि बच्चों को बोलना चाहिए भाई तुम गधे हो, चले जाओ यहाँ से, ये सब नहीं। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला भैया बताओ, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो जरूर बताना और इसको शेयर कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। शिक्षकों, आप देखो भविष्य के शिक्षक हो, आप अगर किसी शिक्षक का सम्मान करोगे ना तो आपका निश्चित सम्मान होगा, आज नहीं तो कल तय है दोस्तों। बस बने रहना लास्ट तक। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या तैयार नहीं करना चाहिए? भाई यह कहाँ से होगा? 14 का राइट आंसर। यह तैयार नहीं करेगा? बताओ, तैयार नहीं करेगा क्या? तैयार करेगा बिल्कुल। कभी कभी तैयार करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है? तैयार करेगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, मतलब सी राइट आंसर है। बस सोचना ही नहीं है। अगला चलो, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। नहीं नहीं, हमारा तैयार करना चाहिए, उसे सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। साथियों, जितनी भी शैक्षिक समावेशी कक्षा हैं उसमें शिक्षक की विशिष्ट मतलब कि शिक्षक की विशिष्ट क्या है? शिक्षक योजनाओं को तैयार करना। कैसे तैयार करना? सक्रिय रूप से तैयार करना, जिससे कि बच्चे प्रसन्न हो सकें। जैसे हम देखो, आपको मतलब कि हम ऐसा होने नहीं देते कि बच्चे हमारे उब जाएं। हम इस तरह से कुछ आपको बताना, अगर कोई कमी रह जाती होगी तो बताइएगा, हम आपको भरपूर देंगे साथियों। नेक्स्ट,
पठन पठन वैफल्य, बच्चों को प्राथमिक लक्षण क्या है भैया? पठन वैफल्य, बच्चों के जो प्राथमिक लक्षण है वो क्या है दोस्तों? पठन वैफल्य का मतलब पहले आपको समझ में आना चाहिए। इस रोग से ग्रसित, एक रोग है दोस्तों, इस रोग से जो ग्रसित होते हैं, मतलब इस प्रकार का जो रोग होता है साथियों, बालक सामान्य, इस यह हम लाने वाले हैं दोस्तों, जितने रोग हैं ना, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, सब हम एक वीडियो में लाएंगे, ट्रिक से बताएंगे, कम से कम 60-70 हम बना रहे हैं, बहुत जल्द लाएंगे, बोर्ड पर आकर पढ़ाएंगे आपको, लगभग 1-1.5 घंटे का क्लास होगा, आप देखिएगा उसे। दोस्तों इस रोग से ग्रसित बालक जो होता है, सामान्य बालक की तरह धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकता है, मतलब कि एक तरह से जो निरंतरता होती है पढ़ने की, जिसे हम बोले, जैसे पढ़े हम इसको, देखिए पढ़ रहे हैं, अपसारी चीतन, चीतन मतलब गलत पढ़ दिया, अब यहाँ पे चिंतन होना चाहिए। और एक बच्चा है, इसे धड़ल्ले से पढ़ता चला जा रहा है, जैसे अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहित है। अब बताओ, यह धारा प्रवाह अच्छा है कि हम धीरे धीरे पढ़ें? यह धारा प्रवाह अच्छा है, मतलब जिस बच्चे की धारा, मतलब कि पढ़ने की जो कला होनी चाहिए, एक तरह से पढ़ने की विकलांगता इसे कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है पढ़ने की विकलांगता किसे कहते हैं, तो याद रख लेना, पठन वैफल्य होता है, मतलब इसका राइट आंसर दोस्तों सी होगा, आगे नीचे दिया है, इसका राइट आंसर धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, मतलब कि वो धारा अच्छे तरीके से धारा प्रवाह रेखी में नहीं पढ़ सकता है, अच्छे से नहीं पढ़ सकता है भाई, इसका राइट आंसर सी होगा। इस वजह से इसको क्या कहेंगे, कौन सा रोग है भाई, बता देंगे, पठन वैफल्य, है ना। नेक्स्ट अगले प्रश्न में देखिए, एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, आप लोग घबराइए मत, ये चीज़ आप डाउनलोड कर लेंगे, आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा भाई। नेक्स्ट 16 का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए प्लीज़ 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 प्लीज़। आप लोग थोड़ा सा नेट अपने लिए छोड़ दिया करें, क्योंकि आपके जीवन के लिए भी यह है, ये आपके ये बहुत पास है एग्जाम, फोड़ो एग्जाम, फोड़ो, इतना शेयर करो ना दोस्तों कि समझ लो कि बहुत सारे प्रशिक्षु इसके लिए भूखे होंगे, हमें पता है, लेकिन उनके तक ये पहुंच नहीं पा रहा है, तो आप शेयर करके उनको बुलाओ प्लीज़, आपसे विनम्र विनती है साथियों। आप एक मेरा काम सुन लो, आपका 1000 काम सुनेंगे, यह हम लिखित देते हैं साथियों, जुबान देते हैं आपको, समझ लो। अगर कभी पीछे हट जाए तो कहना, बस आप शेयर कर दो मेरे लालों, मेरे मेरे देश के जवानों, शेयर कर दो प्लीज। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है भाई, बताना। 16 का जो राइट आंसर है साथियों क्या होना चाहिए, 16 का राइट आंसर क्या होगा भाई? दोस्तों आपने सुना होगा कि RTE, RTI नहीं, RTE, RTE है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नहीं, एजुकेशन राइट टू एजुकेशन साथियों। 2009 में समावेशी शिक्षा अधिकार मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की अवधारणा पर आधारित है दोस्तों, है ना, यह चीजें होना चाहिए था। 2009 दोस्तों एक तरह से क्या है हमारा, इसमें राइट आंसर क्या होगा, व्यवहारिकवादी नहीं भाई, व्यवहारिकवादी नहीं है, एक दोस्तों मानवतावादी पर, यानी कि सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। RTE याद रख लेना, RTE राइट टू एजुकेशन, आधिकारिक आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है साथियों, 2009 में आया था, याद रखना साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बताना इसका राइट आंसर। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या, प्राथमिक रूप से बता देना, प्राथमिक रूप से क्या क्या कहना चाहता है दोस्तों? यह यंत्रवत याद करने पर आधारित है भाई, बताना। संरचनावादी यंत्रवत याद करता है भाई, संरचनावादी में यंत्रवत कहाँ आता है भाई? संरचना बना रहे हो, मस्तिष्क में बना रहे हो दोस्तों, खोपड़ी में घुसा के बना रहे हो, तो इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, गलत काट दो। प्रबलन पर केंद्रित, भाई प्रबलन काट दो भैया, ये सब देखो आप खुद समझोगे, आप अच्छे तरीके से बस पढ़ते चलो, यही प्रश्न डिक्टो छपने वाले हैं, भरमाना मत बस। अनुबंधन द्वारा आधारित, भैया ये नहीं है, यह होगा अबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होगा दोस्तों। अबोधन की प्रक्रिया मतलब जो आप बोध करोगे, बोध किए रहते हो, उस पर यह क्या होगा, उस पर केंद्रित प्रक्रिया है, एक तरह से संरचना बनाना, व्यूह रचना, यह सब पूरी की पूरी दोस्तों एक तरह से संरचनावादी ढांचे पर आधारित है। अधिगम मुख्यतः अवबोधन की प्रक्रिया पर ही केंद्रित होता है, जितना आप सोचोगे उतना चीजें सीखोगे, जितनी चीजें आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आप सीखोगे, मतलब एक तरह से आपको संरचना बनाना पड़ेगा पहले, और अपने दिमाग में जो चीजें उपज हो रही हैं उस पर काम करना होगा। जैसे कि आपने कुछ सोचा, लेकिन अगर आपने उस पर कोई काम नहीं किया तो आप उसको नहीं सीख पाओगे। फिर आप जब सोचे हैं उसके बारे में तो उसको करो, तभी जाके उसके लिए आप सीख सकते हो, अन्यथा आप सीख नहीं सकते। आप उसका एक तरह से समझ लो, आप उसकी मृत्यु कारित कर दिए, एक मृत्यु कर दिए, उसे मार दिए, अपने जो आपके अंदर उत्साह बढ़ रहा था। तो इस तरह के क्या कहते हैं भाई, उत्साहित, या फिर उसे कहते हैं संरचना, संरचना अवबोधन। अगला बताना, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए भाई, बताना। सहजानुभूत सिद्धांतों के रूप में उसे क्या करना चाहिए, शिक्षिका है कोई, तो शिक्षिका के द्वारा दोस्तों प्रतिकूल उदाहरण देकर बच्चों को इन सिद्धांतों के लिए चुनौती दी जा सकती है कि भैया आप इसको बताओ, देख लेते हैं कौन बच्चा बताता है, टॉफी देंगे, बिस्किट देंगे, पेन देंगे, देखते हैं कौन बताता है। तो बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए भाई, यह क्यों करेगा कोई, बताना। अनदेखा नहीं करना चाहिए भाई, सहजानुभूत, जैसे कुछ बच्चे होते हैं इच्छुक होते हैं कि हमें ये चीज़ बताओ, क्लास में बैठे होते हैं उनको, लेकिन आप समझा रहे होते हो, मान लिया आपने पढ़ाया क ख ग घ च, तो पूछेंगे सर जी ये बताओ मास्टर साहब, बिचवा में अंग नहीं आता है क्या? तो कुछ बच्चे होंगे डरेंगे, नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे के मन में खटकेगा, अरे सर तो गलत बता दिए भाई, हमारे हमारे साथ भी होता है भाई, ऐसी बात नहीं है, हमारे साथ जहाँ हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, हमारे साथ भी होता है, ऐसी बात नहीं, बच्चे बताते हैं। और कुछ बच्चे डरते हैं, अरे
बता देंगे तो मास्टरवा ससुरा बहुत पीटेगा, और पता है घर से डांट खा के आए, मम्मी बहुत पीटी है, अगर ये ससुरा पीट दिया ना तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर घर जाएंगे कैसे, घर पे जाएंगे अगर लेट हो गया फिर मम्मी फिर पीटेगी, मतलब कि समझ रहे हो ना। तो मतलब कि उसको आपको दबाना नहीं है दोस्तों, उसको दबाना नहीं है, उसके विचारों को समझना है। यानी कि उस सहजानुभूत मतलब सिद्धांत का मतलब हो गया दोस्तों, शिक्षिका के द्वारा प्रतिकूल उदाहरण देकर बच्चों को इन सिद्धांतों के लिए चुनौती दी जा सकती है। भैया बता देगा जो ना, उसे एक टॉफी, एक बिस्किट, एक रसगुल्ला, एक पेन ऐसे मिलेंगे। तो इनका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, प्रतिकूल प्रमाण। डी इसका राइट आंसर होगा। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला भाई नेक्स्ट 19 का बताइएगा। 19 पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित, भैया छात्र केंद्रित इस समय हमारा शिक्षा किस प्रकार से, एक छात्र ही केंद्रित है ना, तो छात्र केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र है उसकी क्या विशेषता है बताना। भैया हम ऑप्शन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, बताइएगा। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, भाई केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, आज की जो शिक्षा शास्त्र है केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर है, बताना। गलत काटो इसे। इसके बाद बच्चों को अनुभवों को प्रमुखता करना, प्रमुखता देना, मतलब बच्चों के जो अनुभव है उसको प्रमुखता देना, इसको भी छोड़ते हैं। यंत्रवत याद करना, यंत्रवत क्या याद करना, रटाना थोड़े हमें। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं समझ में आ रहा है ये प्रश्न थोड़ा सा धुंधला हो गया है, और हम बता रहे हैं लेकिन बोलकर, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। भाई योग्यता के आधार पर कहा, सबको एक साथ लेकर चलना है। बताइए आज का शिक्षण कार्य दोस्तों छात्र केंद्रित है, जिसमें बच्चों को अनुभवों के ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ाया जाता है। बच्चों को क्या अनुभव दें, अपने अनुभव जो आपके पास है उसको शेयर करें और बच्चों से अनुभव प्राप्त करें। इस प्रकार के अनुभव को दोस्तों क्या कहते हैं हम, शिक्षण कार्य जो होता है छात्र केंद्रित कहलाता है। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। अगला देखना दोस्तों, अगला देखना, हाँ यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, यह बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही ईजी प्रश्न है, हम तो कहेंगे इसे, बताना आप सभी लोग। देखना 20वें का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। संवेग संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं, संबंधित नहीं है, बताना क्या राइट आंसर होगा। 20वें का राइट आंसर दोस्तों जो आपका संवेग है और संज्ञान है। संवेग मतलब समझ रहे हो, मतलब जो व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करे या गति प्रदान कर दे। जैसे आपको हमने बोला कि बताना क फार कौआ, ख फार खरगोश, ग फार गधा, अब घ पर बता देगा जो उसे 5 रुपए देंगे, तब तक तो 4-5 बच्चे हाथ उठा दिए, हम सर बताएंगे, हम सर बताएंगे, हम सर बताएंगे, मतलब हमने एक संवेग दे दिया आपको, 5 रुपए का लालच दे दिया। अब आप क्या करोगे दोस्तों, आप बताओगे, है ना। जैसे हम बोलेंगे कि यह प्रश्न जो लगा देगा, जो 120 प्रश्न लाएगा उसे एक बुक फ्री देंगे, 120 सही करके आएगा यूपी टेट में उसे एक बुक फ्री देंगे सुपर टेट का। तो कुछ बच्चे के दिमाग में उपज आ जाएगा, अरे सर मतलब पता है एक पेन भी अगर आपको मिले दोस्तों ना उपहार के रूप में शिक्षक से, तो समझ लेना वो एक तरह से दोस्तों अमृत है, क्यों शिक्षक बहुत ही अमृत की तरह दोस्तों होते हैं। एक तरह से कह लो कि शिक्षक से अगर आप 1 रुपए भी लेते हो ना, उसे एक तरह से उपहार समझना, समझ रहे हो ना। शिक्षक बहुत ही मतलब कि बहुत ही उम्मीद लगा के आपको दे देंगे 1 रुपए, 1 रुपए का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा उस समय साथियों, 1 लाख 1 करोड़ कुछ नहीं होगा उसके सामने। क्योंकि दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि 1 रुपए है, लेकिन वह एक तरह से उपहार है, शिक्षक द्वारा दिया गया आपको, आप कोई काम अच्छा किए हो, प्रदर्शन किए हो ना, समझ रहे हो ना। हमने 5-5 रुपए जुटा के रखे भाई, बताएं एक दिन किसी दिन हम आपको दिखाएंगे 5-5 रुपए 6-6 रुपए जो हमने शिक्षक से पाया है अपने स्कूल में, स्कूल लाइफ में, उसको हम रखे हैं अभी। पेन रखे हैं भाई, उसको खर्च नहीं किए पेन। ऐसी पेन है दोस्तों जो अब शायद ही मिले मार्केट में, समझे, जो आती थी व्हाइट वाली, नीली कलर की कैप होती थी, व्हाइट व्हाइट पूरा उसका बक्सा होता है, अब नहीं मिलती है मार्केट में भाई। अब तो लिखो फेंको इतना चल गया डेल्टा वाला कि अब बच्चे वही लेते हैं। बस इसका आंसर बता दो, 20वें का राइट आंसर क्या होगा भाई। संवेग और संज्ञान, संज्ञान का मतलब पहले बता दो। संज्ञान मतलब संवेदी सूचनाओं, संवेदी सूचना जो होती है वो ग्रहण करके उसको उसका जो है समुचित उपयोग करना। अतः ये एक दूसरे से सन्निहित हैं, सन्निहित हैं न कि अलग हैं, बताना एक दूसरे से क्या है, सन्निहित। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला, अगला बताइएगा, हाँ इसको छोटा करते हैं। 21 बताइएगा, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, बताइएगा पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है क्या दोस्तों, यह बताना है आपको। देखिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है काफी है, बहुत ही अच्छे सोचिएगा थोड़ा सा। और अगला देखते हैं, अधिगम स्वतंत्र स्वतंत्रता, स्वतंत्र याद करने की अभी प्रक्रिया। भाई स्वतंत्र से याद कैसे कर सकते हो अधिगम से, बताओ। अधिगम से प्यार मतलब होता है, ऐसी बात नहीं है। अगला यह दोनों गलत है। अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, 1 मिनट से छोड़ते हैं सी। अगला देखना डी, तो अधिगम सक्रिया विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। भाई देखो अधिगम सक्रिय
विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। दोस्तों यही राइट आंसर। देखिए इन दोनों में से आपको लग रहा है दोनों राइट है, लेकिन दोस्तों आवृत्ति संबंधन के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन नहीं होता है। यह हमारा अधिगम सक्रिय नियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। दोस्तों दोस्तों इतना बार रट लोगे ना, पढ़ लोगे ना, इस टेस्ट को लगा लो, यही डिक्टो क्वेश्चन छपने वाले मेरे यारों। बस आप देख के जाना, इसको 2-3 बार इतना रिवीजन कर दो ना कि यह प्रश्न ही रटा जाए आपको। किस प्रश्न पे चले गए हम? 21 हो गया था ना, 22 पे आते हैं। 22 कहाँ गया? 22 आ गया भाई। अगला, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है भाई? उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होते हैं, यह बताना भाई। बता देना। 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर साथियों सभी लोग बोलेंगे, सभी प्रशिक्षु बताएंगे। क्या दोस्तों? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। देख लेते हैं, हो भी सकता है राइट। आगे देख लेते हैं, हो भी सकता है भाई ये राइट। देखो आप किसी चीज़ को समझा रहे हो, देखिए पहले तो बहुत प्रशिक्षु बता दिए होंगे यही राइट है, और हम तो यही भी कहना चाहेंगे यही राइट है, क्योंकि हमको भी देखने से यही लग रहा है और यही राइट होगा। क्योंकि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के जो परिणाम होंगे दोस्तों अवधारणात्मक होंगे, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करेंगे उनके, और करने के लिए उन्हें प्रभावशाली तरीका, मतलब एक तरह से प्रभावशाली तरीका होता है। जैसे आपने कुछ बताया, उसके बाद आप उदाहरण दे दिए। जैसे हमने बताया कि अगर आप अम्ल को और क्षार के साथ मिलाते हैं तो नमक बनता है। अब नमक कैसे बनेगा, उनसे उनको रिएक्शन करके दिखा देंगे। यह उत्क्रमणीय रिएक्शन है। Na+Cl करेंगे और ताप थोड़ा देंगे उसे, तो बन जाएगा नमक NaCl। तो इस तरह की उदाहरण देकर अगर उनको हम समझाएंगे ना, बस यह बोल देंगे डायरेक्ट कि अगर अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो खारा, मतलब कि लवण बनेगा। अगर उनको यह बोल देंगे तो उनको समझ में हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी सीखे हो पहले समझ जाएं, लेकिन अगर वहीं पर उनको उदाहरण दे देंगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ए होगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। यह विद्यार्थियों के दिमागों में भ्रांतियां उत्पन्न करता है भाई, ये सब नहीं है ना। पहला ये है। देखिए डी वाला क्या बोल रहा है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक, भाई अवधारणात्मक समझ के बजाय प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। गलत है। 23 बताइएगा सभी प्रशिक्षु। 23 का राइट आंसर क्या होगा? पहले प्रश्न पढ़िए अच्छे से सभी लोग। बच्चों को अधिगम गतिविधियों से भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों यहाँ पर बोला हुआ है। ध्यान से समझना इसको, बहुत ही अच्छा उलझा हुआ प्रश्न है दोस्तों। बच्चों को अधिगम मतलब सीखते समय गतिविधियों में, जैसे आपने किसी को बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसको पुरस्कार दे रहे हैं और दंडित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? पहला क्या बोल रहा है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है ऐसा कुछ नहीं है। अगला देख लेते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, ये भी ऐसा कुछ हो सकता है। आगे देख लेते हैं, हो सकता है ऐसा, यानी बी को अभी हम लोग छोड़ते हैं। अगला देखना सी, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। भाई निपुणता पे क्यों ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा? उसको तो हम दंडित थोड़े केवल कर रहे हैं, उसे प्रोत्साहन भी तो कर रहे हैं। मतलब यह गलत होगा, यह सदा ये दोनों गलत होंगे। बी छोड़े रहिए अभी। डी देखिए क्या बोल रहा है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। अधिगम में जब दोस्तों क्या होती है, स्वाभाविक और अभिरुचि कम होती है, तभी तो उनको हम प्रोत्साहन करते हैं, तभी तो दंडित देते हैं, जिससे कि वह डरें कुछ और उनके अंदर डर पैदा हो। डर मतलब कि वह डर नहीं कि खौफ वाला नहीं, उनके अंदर यह लगे कि अगर हम सीखना है, हमें चाहे जैसे सीखना है, नहीं तो मास्टरवा ससुरा हम पगलाया है, मारेगा जरूर, डंडा लिया है आज, मारेगा। अन्यथा अगर कुछ प्रदर्शन कर दिया अच्छा तो 5 रुपया मिल जाएगा। मतलब कि हमारा डी राइट होगा। चलिए अगला 24, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? बताना दोस्तों। यह राइट आंसर आपको दिख रहा है सामने भी। कौन सी प्रक्रिया है तो बताना। पहले इसमें ऑप्शन आपका नीचे है, ABC करके है, तो हम ऊपर करें ऐसे देखिए। अब बताइएगा आपसे क्या पूछा गया प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा है जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है? बताओ। शारीरिक दंड प्रक्रिया है, यह क्या बढ़ावा देगा? बताना। बढ़ावा देगा? नहीं देगा भाई ना, आप खुद पिटौर हो जाओगे। एक तरह बोलते हैं ना गांव की भाषा में, पिटौर होना, तो पिटौर हो जाओगे। आप कहोगे अरे ससुरा मारता है, मार खा लेंगे एक डंडा, क्या करना है। चलो यह नहीं होगा, पहला नहीं होगा। दूसरा देखना, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, भाई यह सही है, सहयोगात्मक यह तो सही है हमारा। और इसके बाद देखना, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यह भी सही लग रहा है हमको, तो ये भी सही लग रहा है साथियों। यह सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी सही लग रहा है। निरंतर तुलनात्मक तुल्यांकन, ये गलत है, यानी कि पहला और चौथा गलत है, यानी कि बी राइट आंसर होगा। बी 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 बढ़ावा देता है दोस्तों ये दोनों। अगला देखते हैं, अगला क्या प्रश्न पूछा है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? बताना दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा 25 का, किस प्रकार सहज कर सकते हैं? क्या व्याख्यान देकर करके, क्या व्याख्यान करके उसे सहज कर सकते हैं उनकी भाषाओं को? जैसे कोई चीज़ जटिलता है तो उसे हम क्या व्याख्या करके सहज कर सकते हैं? अगला
यह सही हो सकता है भाई, आगे देखिए व्याख्या करके सही हो सकता है, लेकिन इस पूरे ऑप्शन को पढ़ना है आपको कि हो सकता है इससे अप्रोप्रिएट, इससे अच्छा कोई ऑप्शन मिल जाए हमें। क्या प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, दोस्तों ऐसा तो नहीं हो सकता बिना व्याख्या किए हम कैसे प्रतियोगिता करा सकते हैं बच्चों में, उसे पहले बताएंगे समझाएंगे फिर प्रतियोगिता कराती है, तो गलत है, सरासर गलत सामने दिख गया। आगे, बार बार यांत्रिक अभ्यास करके, भाई ये गलत है, काट दो इसे, यांत्रिक वांत्रिक नहीं है इसमें। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, दोस्तों यह राइट होगा। देखिए इस दोनों में ए और डी में आपको लगेगा ए सही है, कुछ बच्चे ए भी लगाए होंगे, लेकिन इसका डी राइट आंसर होगा साथियों। उसका व्याख्यान तो होता है, साथ में अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराते हैं उनको, जिससे कि दोस्तों वह हम उनसे कुछ बता सकें और उनको वह हमसे कुछ पूछ सकें। तो यह जटिलता की अवधारणा जो होती है, परिचर्चा होगा, जैसे कि आप कुछ पूछोगे, हम मान लीजिए किसी चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं, कठिन चीज़ है, तो आपको जो चीज़ कठिन लगेगा आप परिचर्चा, मतलब उस तरह से आप भी उधर से कमेंट करोगे, पूछोगे हमसे कि सर ऐसी ऐसी बात है, यह बताइए सर इसका क्या होगा, ऐसे क्या होगा, तो हम उसको बताएंगे। तो यह होता है परिचर्चा, मतलब उनको अवसर प्रदान करना कि भैया आप कुछ पूछ सकते हो हमसे, अगर कठिन बता रहे हैं हमको, हमारे समझाने का तरीका कठिन है, तो बताओ क्या कठिन है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं, यह बोलते हैं, मतलब यह सही है। अगला देखिए, दिमाग से सोचना है दोस्तों, जो हमारा अधिगम होता है ना, बहुत ही आसान होता है। बाल विकास, अधिगम और आपका मनोविज्ञान, यह सब सिर्फ दिमाग का उपज है। जितना ज़्यादा आप सोच सकते हो सोच लो। बाल विकास तो आसान होते हैं, खैर जो आपका मनोविज्ञान होता है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन खैर अगर प्रैक्टिस करोगे इस तरह जैसे करा रहे हैं कभी हार्ड नहीं होगा। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? क्या प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार दे सकती है? बताना। क्या प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना? छोटे कार्य के लिए बार-बार दोगे तो बच्चे बार-बार वही छोटे कार्य करेंगे, बड़े करने की कोशिश नहीं करेंगे, मतलब ये तो गलत है, ये गलत है। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, भई ये भी गलत है, सरासर गलत है भाई। केवल प्रतिक्रियात्मक पर आप बल दोगे, बताओ उनका और विकास कैसे होगा? ये दोनों गलत है, सरासर गलत। अगला सी और डी देखिए, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके उन्हें एवं दंडित करके, भाई गलत उत्तर का बार-बार उसका अस्वीकार करोगे और उसे दंडित करोगे, तो ये अब बच्चे कहाँ से सीखेंगे भाई? बच्चे बताओ, बच्चे प्रभावशाली समस्या का समाधान कैसे आप कर पाओगे फिर? बच्चे को नहीं कर पाओगे, बच्चे खुद डरने लगेंगे आपसे। क्या आप फिर उनका समस्या का समाधान करोगे? नहीं। हमें राइट आंसर क्या मिलेगा? इसका मतलब डी होगा। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, भाई यह सही है। उनका अगर कोई कठिन समस्या है तो उसे विचार मंथन किया जाता है, फिर बच्चों को समझाया जाता है, बच्चों को संतुष्ट किया जाता है, तब बच्चे जाके उसे कहा जाता है भैया हाँ, यह हमारा जो अध्यापिका है बहुत अच्छी है, प्रभावशाली है, यह समाधान करता है ना, इस तरह से बोलते हैं इसे। नेक्स्ट, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? दोस्तों आप लोग एक चीज सोचते होंगे, समझते होंगे कि देखिए जो शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाता है, उससे बच्चे प्यार करते हैं भाई, इतना समझ लो, बच्चे बहुत प्यार करते हैं उससे, और ऐसा होना चाहिए साथियों। बताइएगा इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? दोस्तों शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, क्या ये दोनों गति से घटित होता है? तीव्र विकास तीव्र गति से घटित होता है, इसमें वृद्धि एवं विकास जो होता है काफी तेजी से होता है, शारीरिक विकास। दोस्तों याद रखना 27 का जो राइट आंसर है साथियों ए ही है। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है जो दोस्तों, इसी में तो हमारा शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है दोस्तों, है ना, मतलब कि 12 साल तक हमारे बच्चे जो है बहुत तेजी से बढ़ते हैं, उनका विकास बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं सब, है ना। प्रारंभिक बाल्यावस्था 14 साल तक, मतलब यह 14 साल तक मान सकते हैं बाल्यावस्था, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था 14 साल तक या फिर करीब ऐसे होते हैं। आप देखोगे अलग अलग काल होते हैं दोस्तों उसके, लेकिन कुछ जो हमारे दोस्तों वैज्ञानिक हैं उनके अलग अलग अनुसार भी हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आपको पढ़ाएंगे सारी चीज़ें, आप बस पढ़ते चलो। अगला बताना 28, 2 प्रश्न और रह जाएंगे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल भाई ये विकास का सिद्धांत है, जीवन पर्यंत ही तो होता है विकास, रुकता नहीं है, बुढ़ापे में भी होता है ना, बुढ़ापे में भी होता है। इसमें पूछा गया कौन सा नहीं होता है, तो मतलब यह हमारा होता है, यह तो सही है। विकास परिवर्तित होता है भाई, बिल्कुल परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है भाई, बिल्कुल होता है ना, पर्यावरण तभी तो प्रभावित होगा भाई, विकास नहीं होगा तो कैसे प्रभावित होगा? यानी कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता भाई, गलत है, काट लो इसे। सांस्कृतिक क्यों नहीं प्रभावित करेगा भाई? विकास तो हर तरफ से होता है ना। नेक्स्ट देखना, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है साथियों, बताइएगा। 29 का जो राइट आंसर है साथियों, प्राथमिक कारण क्या होना चाहिए दोस्तों? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत पद्धति, गलत काट दो। जन्मजात विशेषता, गलत काट दो भाई, जन्मजात विशेषता उसका कुछ नहीं होता है, बस कहावत है। पर्यावरणीय प्रभाव, गलत काट दो। अनुवांशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया होती है साथियों, यानी कि इसका राइट आंसर डी होगा। डी 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 लगाना, आगे बढ़ जाना। अगला लास्ट दोस्तों साथियों, अगर प्लीज़ अगर दया हो ना थोड़ी सी मन में कि सर इतने क्लास लेते हैं और सारे क्लासेस लेके चलते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं पैरेलली, हिंदी और मैथ पूरी तरीके से सर ने कंप्लीट कर दिया है, प्लेलिस्ट में बना कर रखा है, हमारे लिए सजा के रखा है। और आपके लिए जो साइंस है, साइंस फिजिक्स और केमिस्ट्री का हमने 25-26 टेस्ट लिया है, अगर कर लोगे ना 26 टेस्ट, आकर प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना, मिल जाएगा आपको, तो दोस्तों आदमी हो जाओगे भाई।
एक भी प्रश्न कहीं से गलत नहीं करोगे। हमने जो साइंस का यहाँ पे टेस्ट लिया है ना, वो अच्छी बुक है। कौन सी बुक है पता है आपको? दोस्तों वह बुक है आपका कौन सा, बता दो कौन सा बुक है? हमने बहुत बार बताया दोस्तों, परीक्षा वाणी का है। दोस्तों इसका आंसर आप दोगे, तीसरे का राइट आंसर आप बताओगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? जो बच्चा आंसर करेगा उसी का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में देंगे, तीसरा आपके लिए छोड़ते हैं। और टेलीग्राम पर आकर करंट हेवन सर्च कर कर, मैं टेलीग्राम का आपने लिंक दे देंगे पीछे, आप उससे आकर ज्वाइन होकर अपना यह डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों डेली सेशन करिए और सारे सेशन को रिवीजन करिए साथियों। धन्यवाद एंड गुड नाइट।